नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रगती क्लासेसच्या यूट्यूब चॅनेलवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत. प्रगती क्लासेसचे गुरुप्रसाद क्लासेसचे सर्व विद्यार्थी पालक सर्वांना माझा नमस्कार. आजचं जे लेक्चर आहे ते आज आपण हिंदीच्या लेक्चरला सुरुवात करणार आहोत. आज हिंदीचे मुहावरे घेणार आहोत. तर हे पाठीमागचं लेक्चर जे झालेलं होतं, 2 लेक्चर पाठीमागे हिंदीची आपण घेतली. त्यामध्ये शब्दभेद पाहिले. शब्दभेदामध्ये विकारी शब्द होते, अविकारी शब्द होते. विकारी शब्दामध्ये 3 पाहिले आणि अविकारी शब्दामध्ये 4 पाहिले. समजलं? त्यांचे प्रकार उपप्रकार सारं व्यवस्थित पाहिलं. नंतर त्यांची परिभाषा जी आहे ती पाहिली, म्हणजे व्याख्या पाहिली. डेफिनेशन सर्वांच्या पाहिल्या, उदाहरणं पाहिली. ते नीट आपण समजून घेतलेलं आहे. नोट्स दिलेले ते लिहायच्या आणि ते वारंवार पुन्हा पुन्हा आपल्या नजरेखालून गेलं पाहिजे. नुसतं वहीत लिहिल्यानं काही होणार नसतं किंवा मी शिकवल्यानं काय होणार नसतं. ते तुम्हाला करावं लागेल बाळांनो. केलं पाहिजे. केल्याशिवाय काय होणार नाही. आज आपण आयडोम्स म्हणजे हिंदीमध्ये त्याला मुहावरे असं म्हणायचं. काय म्हणायचं? मुहावरे. किंवा मराठीमध्ये जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर मराठीमध्ये वाक्प्रचार बोलतात त्याला. मराठी में उसको वाक्प्रचार बोलते हैं, इंग्लिश में आइडोम्स बोलते हैं और हिंदी में उसको मुहावरे बोलते हैं. तो मुहावरे जो होते हैं वो हर टाइप के मुहावरे रहते हैं. बहुत सारे मुहावरे अपने नोटबुक में आते हैं. वो मुहावरे के ऊपर क्वेश्चन पेपर में 2 टाइप के सवाल होते हैं. मतलब 2 प्रकार, अलग अलग प्रकार के सवाल पूछते हैं. एक रहता है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो. मतलब जो मुहावरा दिया होता है उसका अर्थ बताना है हमको और वो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है. जैसे मराठी में होता है ना, खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा, असंच असतं. एक प्रकार झाला. आणि दुसरा प्रकार असतो, खाली जो शब्द दिलेला असतो रेखांकित केलेलं असतं. मग हिंदीमध्ये त्याला रेखांकित म्हणायचं, मराठीमध्ये त्याला अधोरेखित म्हणायचं, इंग्रजीमध्ये त्याला अंडरलाइन म्हणायचं. ओके. तर रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर मुहावरों का प्रयोग कीजिए. मतलब एक सेंटेंस दिया होता है, वो सेंटेंस में कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए होते हैं, मतलब रेखांकित किए होते हैं. उसके बदले में जो मुहावरा दिया है उसका यूज़ करना है. ऐसे 2 अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं. ओके. इसके आगे हमको परिभाषा सीखनी है. ये मुहावरा रहता क्या है, काय के लिए आता है, कैसे आता है. भाषा को सुंदर बनाना, भाषा को अधिक परिणामकारक बनाना है और भाषा को अधिक सजीव बनाना है, भाषा को अधिक आकर्षक बनाना है. मतलब भाषा को सुंदर, सजीव, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशेष शब्द प्रयोग का प्रयोग किया जाता है, उसको मुहावरा बोलते हैं. ये जो वर्ड्स रहते हैं उसका अर्थ शाब्दिक अर्थ से अलग होता है. मतलब जैसे शब्द होते हैं वैसा अर्थ नहीं होता है. जैसे इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश में जो प्रोवर्ब्स रहते हैं, महन बोलते हैं मराठी में, उसका शब्दशः अर्थ नहीं लेते हैं. हिंदी में भी वैसा ही है. ये मुहावरे जो रहते हैं उसका शाब्दिक अर्थ से अलग अर्थ होता है. उस वाक्यांश को या पदों को मुहावरे बोलते हैं. फिर एक बार मैं परिभाषा बोलता हूँ. मुहावरे की परिभाषा मैं बता रहा हूँ. भाषा को सुंदर और सजीव, परिणामकारक और आकर्षक बनाने वाला शब्द. ऐसे पद, ऐसे शब्द रहते हैं जो शब्द भाषा को सुंदर बनाते हैं, भाषा को आकर्षक बनाते हैं, भाषा को परिणामकारक बनाते हैं और भाषा को सजीव बनाते हैं. इस शब्दों को या पदों को मुहावरे बोलते हैं. मुहावरा का और एक खासियत रहती है मुहावरों की. वो खासियत ऐसे है कि जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ से अलग है, ये मुहावरे. मतलब शब्दशः अर्थ नहीं लेना चाहिए उसका अर्थ अलग रहता है. शब्द अलग रहते हैं, अर्थ अलग रहता है. इसको बोलते हैं, ये वाक्यांश जो रहते हैं या पद रहते हैं, वो पदों को या वाक्यांशों को मुहावरे बोलते हैं. मुहावरे का सार्थक प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली बनती है. मतलब अच्छी तरह से मुहावरे का हम बोलते समय, लिखते समय या पढ़ते समय मुहावरे का हमको अच्छी तरह से प्रयोग करना है. अगर अच्छी तरह से हमने प्रयोग किया तो भाषा अधिक प्रभावशाली बनती है.
वाक्य में मुहावरे का उपयोग करने के बाद उसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। वास्तविक जो अर्थ है वो स्पष्ट होना चाहिए, एक कंडीशन रहती है। मतलब हम वाक्य में जब मुहावरा यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तभी मूल अर्थ जो उसका है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वास्तव अर्थ में वो वाक्य में प्रयोग होना चाहिए उसका। मुहावरा का उपयोग करने से हम विस्तृत जानकारी संक्षिप्त में बताते हैं। मतलब समझ गए ना, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। मुहावरे ऐसे रहते हैं, विस्तृत जानकारी है ना, वो संक्षिप्त में बताने के लिए उसका यूज़ होता है। एक एक मुहावरा हम पढ़ते हैं, दो टाइप के सवाल आते हैं उसके ऊपर। एक आपको मुहावरा देते हैं, उसका अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा प्रश्न उसके ऊपर ही पूछते हैं, रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर क्या करना है, मुहावरों का प्रयोग करना है। अभी एक एक मुहावरा देखते हैं। हमको ये अपने टेक्स्ट बुक में अपना जो बुक है, एकेडमिक बुक जिसको बोलते हैं हिंदी का, उसमें 25-30 मुहावरे हैं। हमको 25 एक इम्पोर्टेंट मुहावरे यहाँ उसका स्टडी करना है। पहला मुहावरा है बाट जोहना। उसका बाट जोहना का अर्थ है राह देखना। अभी राह देखते समय कोई भी किसी का भी राह देख सकते हैं ना, उसके लिए सेंटेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। भारत का प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति का राह देख सकता है, उसका यूज़ करना है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंटेंस लिख सकते हैं। अभी उसका एक बार अर्थ समझ गए ना, तो सेंटेंस में यूज़ करना इतनी डिफ़िकल्ट बात है नहीं, वो इजी है, बहुत इजी है। तो वाक्य कैसा लिखना है देखो। मुहावरा है, क्या मुहावरा था, बाट जोहना। उसका मतलब है राह देखना, और उसका वाक्य है भारत देश अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के आने की बाट जो रहा था। मतलब ओबामा आने वाला था, वो ओबामा की बाट जोने के लिए हमारे राष्ट्रपति खड़े थे, उनकी राह देख रहे थे। अभी ऐसे सेंटेंस भी लिखना है तो ही मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। खाली अर्थ लिख कर मार्क्स नहीं मिलते, समझ गए। 2 मार्क्स रहते हैं इसके लिए, एक अर्थ का और एक सेंटेंस का। दूसरा मुहावरा है बाल की खाल निकालना। अभी बाल की खाल निकालना तो हम यूज़ करते हैं उसको, हम जब हिंदी बोलते हैं तब उसको बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है। उसका मतलब है गहराई से छानबीन करना। अभी ये छानबीन वगैरह होते हैं ना, वकील लोग करते हैं, सीबीआई वाले करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, मिलिट्री वाले करते हैं। इसके वजह से वो सेंटेंस भी उसकी तरफ ही जाना चाहिए, समझ गए ना। जैसे कि बाल की खाल निकालना का मतलब पहले लिखना है गहराई से छानबीन करना, और उसका वाक्य लिखते समय ऐसे वाक्य लिखना है जो बराबर फिट बैठेगा उसमें। वकील ने बाल की खाल निकाल कर सच्चाई सामने लाई, मतलब कोर्ट का सीन है, बाल की खाल निकालने का मतलब गहराई से उसकी छानबीन करना। वकील ने छानबीन की और वो केस की सच्चाई सामने लाई, इसलिए ये सेंटेंस परफेक्ट बैठता है। वकील ने कोर्ट में बाल की खाल निकालकर सच्चाई सामने लाई। 2 मुहावरे हो गए। समझ आ रहा है ना, सबको समझ आ रहा है ना। बहुत ईजी रहता है, वो याद करने की बात है। बहुत सारे मैं समझा रहा हूँ खाली आपको, 1-2 मार्क के लिए एक आर्टिकल है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तीसरा है बाल बाका न होना। बाल बाका होना का मतलब है कुछ भी अनिष्ट न होना, कुछ भी ऐसा गलत न होना, अनिष्ट न होना। बाल बाका न होना मतलब कुछ भी अनिष्ट न होना। वाक्य क्या है उसका, जिसके सर पर भगवान का हाथ है, जिसके सर पर गुरु का हाथ है, जिसके सर पर माता पिता का हाथ है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं, यही सेंटेंस याद करके लिखना है ऐसा नहीं है, समझ गए ना। मतलब यही सेंटेंस लिखना नहीं है आपको जो सेंटेंस उस टाइम एग्जाम में याद आएगा वही लिखना है। गाइड का मैं जो बता रहा हूँ, कई नोट्स में दिया हुआ है, वो सेंटेंस नहीं है। अपने को भी कुछ आता है, अपने को भी सेंटेंस बनाना। हिंदी तो वैसे तो मराठी जैसी है, समझ गए ना। हमारे सराव नहीं रहता है, इसके वजह से कई शब्द इधर उधर होते हैं।
मराठी का शब्द आता है, इंग्लिश का शब्द आता है। हम हिंदी ज़्यादा बोलते नहीं ना, इसलिए नहीं तो इजी है। और ग्रामर तो सेम है, उधर वाक्य प्रचार है, इधर मुहावरे, और इधर शब्द के भेद है, उधर शब्दांच्या जाती है। समझ लेना, सेम है सब सेम है। भाषा में क्या अलग रहेगा, ग्रामर थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, बाकी सब सेम तो रहता है। अभी चौथा देखो, बाल बाल बचना। चौथा क्या है, ये भी वर्ड जो है ना, वो हमारे बोली भाषा में हम जब हिंदी बोलते हैं तभी बाल बाल बच गया ये शब्द प्रयोग करते हैं। बाल बाल बचने का मतलब है संकट में जाते जाते बचना, जान जाते जाते बचना। कोई तो संकट आने वाला था लेकिन बच गया, ऐसा बताना है तो हम बोलते बाल बाल बच गया। कोई रास्ते से जा रहा था, एक्सीडेंट होते होते बचा तो बाल बाल बचा बोलते हैं। समझ गया, कुछ भी मतलब संकट आता है तभी वो संकट में जाते जाते अगर एक आध आदमी बच गया तो बोलते हैं बाल बाल बचना। वाक्य देखो, हवाई दुर्घटना में रमेश या एक्सीडेंट में रमेश या कौन सा भी नाम, रमेश बाल बाल बच गया। हवाई हादसा हो गया और हवाई हादसे में रास्ते का एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट में रमेश बाल बाल बच गया। इजी सेंटेंस, अपने को जो समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि याद करके वही याद नहीं आ रहा है फिर भी हम वही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इजी सेंटेंस आपको लिखना है, खाली बराबर परफेक्ट ये बैठना चाहिए बस। बाल बाल बचने का मतलब समझ गया, वाक्य समझ गए। मतलब एक दुर्घटना हुई, हवाई दुर्घटना हुई, उसमें रमेश नाम का लड़का बाल बाल बच गया। बाल बाल बचना मतलब दुर्घटना में या संकट में जाते जाते बचना। पांचवा, भरम तोड़ना। पांचवा है, ये मराठी में भ्रम बोलते हैं हम लोग, इधर भरम बोलते हैं। सही स्थिति का ज्ञान करना, मतलब सही स्थिति जो है, मतलब ओरिजिनल परिस्थिति जो है, वो ओरिजिनल परिस्थिति बताने को बोलते हैं भ्रम तोडणं. किसी के मन में अगर भ्रम आहे, मतलब एखाद्याच्या मनामध्ये जर भ्रम असेल एखाद्या गोष्टीबद्दल तर तो नष्ट करायचा, त्याला म्हणतात भ्रम तोडणे मराठीत. आणि हिंदीमध्ये बोलते हैं उसको, हिंदी में उसको बोलते हैं भरम तोड़ना, मतलब सही स्थिति में लाना या सही स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना. समझे. और सेंटेंस क्या है देखो, परीक्षा में प्रथम आकर रमेश ने सबका भरम तोड़ दिया. मतलब रमेश के बारे में लोगों के मन में भरम था, वो फर्स्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और लोगों का ध्यान उसकी तरफ ही था. और रमेश ने क्या किया, परीक्षा का निकाल जब आया तभी देखा तो रमेश ने पहला नंबर निकाला. तभी ऐसा बोलते हैं कि परीक्षा में प्रथम आकर रमेश ने सबका भरम तोड़ दिया. अभी 6वां, मर मिटना. मर मिटना का मतलब है जान देना. मर मिटना का मतलब क्या है, जान देना. ये मुहावरा भी हम लोग बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, लिखते समय, बोलते समय, पढ़ते समय. जान देना मतलब है उसको. जवान अपनी धरती माता के लिए या बॉर्डर पर क्या देते हैं, जान दे देते हैं, है ना. जवान अपनी धरनी माता पर मर मिटते हैं, जान देते हैं का यूज़ नहीं करा, वो उसका मतलब है. मर मिटना ये मुख्य मुहावरा है, तो उसका यूज़ करना है. जवान अपनी धरती माता के लिए मर मिटते हैं. बहुत सारे जवान मर मिटे धरनी माता के लिए. सेंटेंस कौन सा भी रहना चाहिए, सादा विधान ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है. एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं, कोई प्रश्नार्थक बना सकते हैं, सब प्रकार के सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं. और सेंटेंस ऐसा बनाना ही ईजी है, हमको समझ रहा है, नहीं तो हमको समझ नहीं रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसा होता है. कुछ भी लिखने से मार्क नहीं मिलता बेटा, कुछ भी करने से मार्क नहीं मिलता. स्टडी करके एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ता है, तभी मार्क मिलता है, नहीं तो मार्क नहीं मिलता. मार्क मिलने के लिए बहुत स्टडी करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है. 7वां मुहावरा देखो, माथा झुक जाना. मतलब अब माथा मतलब सिर झुक जाना, सर झुक जाना बोलते हैं. माथा झुक जाना उसको मराठी में बोलते हैं, हिंदी में भी वही बोलते हैं, नतमस्तक होना. क्या बोलते हैं उसको, नतमस्तक होना. अभी सेंटेंस देखो, अपने क्रांतिकारियों के सामने अपना माथा झुक जाता है. हमारे देश के लिए जो शहीद हुए उनके सामने हम इतने छोटे हैं, उनको देखते ही हमारा माथा झुक जाता है. कितने सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस, लंबे लंबे, छोटे छोटे, जैसे चाहे वैसे सेंटेंस. अपने माता पिता के
सामने सर झुकाना या माथा झुका देना ये हमारा कर्तव्य है। कितने सारे सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत सारे। इजी रहता है, इजी लैंग्वेज है, इजी सेंटेंस बनाना है आपको। अभी 8वां देखो, 8वां समर्पित करना। मतलब समर्पित करना ये मराठी में भी आता है ना, तो हिंदी में लिखना क्या क्या डिफिकल्टी क्या है? फिर भी लोग लिखते नहीं वो बच्चे। समर्पित करना मतलब क्या कर देना? अर्पण। अर्पण बोले तो उसको दे देना, बस अर्पण कर देना बोलते हैं उसको। और सेंटेंस क्या है देखो, मैं अपनी मातृभूमि पर अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने माता पिता के लिए मेरा जिंदगी समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने फैमिली के लिए मेरा सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं, अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। होता क्या है मालूम है, हमारा कोई विचार ही नहीं है, हमको कोई बुद्धि नहीं है, ऐसे बच्चे बिहेव करते हैं। गाइड में एक सेंटेंस रहता है, क्लास में से 25 से 25 बच्चे, 50 से 50, 60 रहते हैं, 60 से 60 बच्चे वही सेंटेंस लिखते हैं। ऐसे थोड़ी है, ऐसा नहीं होता है और ज़रूरत भी नहीं होती। हर एक का सेंटेंस अलग होना चाहिए, हर एक को अलग अलग सेंटेंस लिखना चाहिए। हमारी बुद्धि जो अलग है, हमारा शरीर जो अलग है, हमारी सोच जो अलग है, हमारी नॉलेज जो अलग है, तो सेंटेंस एक जैसा क्यों? आंसर एक जैसा क्यों? सब अलग अलग है तो आंसर भी अलग चाहिए ना, पर ऐसा होता नहीं। समझ रहे ना? जब मराठी में हम एक निबंध लिखते हैं माझी आई, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना माझी आई सब घर में एक जैसी होती है। मेरी माँ एक जैसी, दूसरे की माँ की जैसी मेरी माँ कैसी होगी? 50 बच्चों की माँ तो एक साथ एक जैसी नहीं हो सकती ना। फिर भी लोग क्या करते हैं, वही सेंटेंस रट रट के वही लिखते हैं, सबकी माँ एक जैसी होती है। समझ गए ना? ऐसा इधर नहीं होना चाहिए। हर एक का सेंटेंस हर अलग होना, अर्थ वही है लेकिन सेंटेंस अलग अलग होना चाहिए। अभी 9th में जाओ, चलो मतलब 9वां देखो, सिर पर रखना आदरपूर्वक ग्रहण करना। सिर पर रखना आदरपूर्वक ग्रहण करना बोलते हैं उसको। अभी सेंटेंस देखो, भरत ने राम की आज्ञा सिर पर उठाई। मतलब राम की आज्ञा उसने, उसके लिए कौन सा भी सेंटेंस लिख सकते हैं। हमारे घर का भी भरत और राम का ही जरूरत नहीं, माँ बाप की आज्ञा सिर पर उठाना बच्चों का कर्तव्य है, काम है। समझ गए ना? एक बार मतलब समझ गए ना, कौन से भी सेंटेंस में यूज करते हैं। 10वां है सिर पिटना, दुख से व्याकुल होना। क्या बोलते हैं उसको? दुख से व्याकुल होना। सिर पटना का मतलब है दुख से व्याकुल होना। अभी हमारी लाइफ में तो दुख बहुत बार होते हैं, सेंटेंस रट के पढ़ लिखने की जरूरत ही नहीं, याद करके लिखने की जरूरत है। दंगा हो जाने पर या दंगा होने की खबर सुनकर क्या हो गया? क्या हो गया? हमारा सिर पटक गया। नहीं तो दंगा हो जाने की खबर सुनकर बच्चे की वियोग से सावित्री का सिर पिटने लगे। मतलब दंगल हो गया और दंगल में एक लड़की का भाई मर गया, तो वो क्या करेगी? सिर पिटने लगेगी ना, दुख में व्याकुल हो जाना। दूसरा सेंटेंस बताता हूँ, बॉर्डर पे अपना बच्चा शहीद हो गया, एक खबर सुनकर उसकी मम्मी सिर पिटने लगी। सिर पिटाना मतलब दुख में व्याकुल होना, समझ, दुख करने लगी ना। अभी 11वां देखो, आस जगाना। मतलब आस जगाना का मतलब मराठी में है ना, आस बोले तो इच्छा, उम्मीद जगाना बोलते हैं उसको हिंदी में। आस जगाना का मतलब है हिंदी में उम्मीद जगाना। अभी ये उम्मीद जगाना का सेंटेंस क्या है देखो, माँ ने सोनिया के मन में खिलाड़ी बनने की आस बना दी। मैंने मेरे बच्चे के मन में IAS IPS बनाने की क्या बना दी? आस जगा दी। ओके, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, एक एक करके। ऊंची उड़ान भरना एक है। 12वां है ऊंची उड़ान भरना। ऊंची उड़ान भरना बोले तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना। मतलब बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उसके मन में बहुत सारी योजनाएं रहती है, उसके लिए ये वर्ड्स यूज होता है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग योजनाएं बनाते हैं अपने मन में, उसकी कल्पना के अनुसार ये योजनाएं बनती है। हर एक बच्चे की योजनाएं एक जैसी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। तो उसका सेंटेंस क्या है? 1 करोड़ की लॉटरी लगने पर रामू ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगा। अब 1 करोड़ की लॉटरी लगे तो भरेगा ही ना, नहीं भरना चाहिए क्या? भरना चाहिए। तो उन्होंने ऊंची ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी।
और 13वां है करुणा का समुद्र उमड़ना। मतलब करुणा का समुद्र उमड़ना मतलब बहुत दुख होना, ज़्यादा दुख होना, समझ रहे हैं ना। गांव की दुर्दशा देखकर नेताजी के मन में करुणा का समुद्र उमड़ने लगा। या हम लोग एक गांव जो पहाड़ी के नीचे दब गया या भूकंप आने की वजह से गांव सब पहाड़ी के नीचे दब जाता है, तभी सब गांव वाले क्या करते हैं, बहुत दुख करते हैं। वो भी प्रसंग जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग रहते हैं हमारे जीवन में भी, वो प्रसंग में हम दुख व्यक्त करते हैं, बहुत दुख होता है। ऐसे बहुत सारे, अभी कोरोना में हर घर में एक आदमी मरता है समझो, तो क्या होता है रे, अभी मरते समय बहुत दुख होता है। तो कोरोना से मरने वाले आदमी के फैमिली को दुख तो होगा, वो भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस रहते हैं। अभी 14 की तरफ चलो, खुशी का ठिकाना न रहना। 14वां, उसका अर्थ है बहुत अधिक खुश होना, बहुत खुशी का मौका रहता है, बहुत खुशी होना। और वाक्य देखो, मन चाहिए नौकरी पाकर एक आध बच्चे को मन चाहिए नौकरी मिलती है या छोकरी मिलते है समझो, समझ गए ना। छोकरी और नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, दोनों भी। मन चाहिए नौकरी मिलकर आदेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसको मन चाहिए नौकरी मिल गई, मन चाहिए छोकरी मिल गई, उसका नंबर 1 आने पर, मतलब फर्स्ट क्रमांक आने पर, फर्स्ट नंबर आने पर उसकी जो खुशी है उसका ठिकाना न रहा, होएगा ही ना। अनेक बहुत सारे वाक्य सेंटेंस लिख सकते हैं। 15वां है गले लगाना। गले लगाना मतलब अपनाना, अपना समझना, उसके ऊपर प्रेम करना या स्नेह करना बोलते हैं उसको हिंदी में, अपनाना या स्नेह करना। अभी वाक्य लिखते समय जरूरी नहीं मैं जो बता रहा हूँ वही लिखना है, गाइड में जो दिया है वही रटना है, जरूरी नहीं, समझ लो। अभी देखो, किसी को अपनी गलती का एहसास होता है, बोध होता है, तो क्या करते रहे, एक दूसरे को नज़दीक जाते हैं और गले लगाते हैं। कभी खुशी होती है, बहुत सारे ऐसे उत्सव रहते हैं, परंपराएं रहती है, लग्न समारंभ रहते हैं, उसमें जो 2 नज़दीकी रिलेटिव्स मिलते हैं तभी गले लगाते हैं ना, समझ लगे कि नहीं। शादी के फंक्शन में मेरे पिताजी